अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अगर मूवी देखनी हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है, अगर मूवी देखनी है मुझे तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं अपना मोबाइल उठाऊंगा आज के वक्त में और अपने मोबाइल से किसी भी ऐप को लूँगा जिससे टिकट्स बुक होती हैं और उससे एक मूवी की टिकट बुक कर लूँगा। बट एक सवाल ये उठता है कि अगर मैंने मूवी की टिकट बुक करी तो क्या सिर्फ टिकट बुक करने से मैं मूवी देख लूँगा। ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल नहीं देख सकता मैं। मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा, मल्टीप्लेक्स या सिनेप्लेक्स जिसकी भी मैंने टिकट बुक करवाई है उस मल्टीप्लेक्स में मुझे जाना पड़ेगा और उसके बाद मुझे अपनी टिकट दिखानी पड़ेगी और टिकट दिखाने के बाद जब मल्टीप्लेक्स या सिनेप्लेक्स पर के दरवाजे पर जो व्यक्ति खड़े होंगे वो चेक करेंगे, मतलब जो टिकट चेकर हैं वो मेरे टिकट को चेक करेंगे, या अगर मैंने मोबाइल से करवा है तो वो स्कैन करेंगे, अगर हार्ड कॉपी में करा है तो वो भी उस पर लगे हुए बार कोड को स्कैन करेंगे और उसके बाद मुझे एंट्री मिलेगी। अब एक एग्जांपल अपन लेते हैं कि मान लीजिए कि मैंने टिकट बुक करवाई दिल्ली के एम्बियंस मॉल के लिए। मुझे एक मूवी देखनी है, एम्बियंस मॉल के लिए मैंने टिकट बुक करवाई और दिन के 3 बजे का शो मैंने बुक करवाया। तो क्या एम्बियंस मॉल के टिकट का मैं इस्तेमाल किसी दूसरे मॉल, मान लीजिए कि जीआईपी नोएडा या पैसिफिक मॉल सुभाष नगर में जो है, उसमें जाकर मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ उस टिकट को। तो वो सवाल ये आएगा कि जैसे ही मैं दरवाजे पे पहुंचूंगा, पैसिफिक मॉल के दरवाजे पे पहुंचूंगा, मल्टीप्लेक्स के दरवाजे पे पहुंचूंगा, तो जो टिकट चेकर है वो मुझे तुरंत रोक लेगा। वो बोलेगा कि साहब ये आपका क्यूआर जो कोड है वो स्कैन नहीं हो रहा और आपको अंदर सिनेमा हॉल में जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो वो देखेगा कि साहब ये तो एम्बियंस मॉल की टिकट है, तो वो बोलेगा कि साहब आप एम्बियंस मॉल जाओ ना, जहाँ की टिकट आपने बुक करवाई है वहाँ से जाओ। तो मूवी देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। मूवी देखने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ दो हैं, एक तो टिकट बुक करना, टिकट बुक करने के बाद टिकट चेक करवाना, और ये वही की टिकट होना जिस जगह की, मतलब जिस सिनेमा हॉल की मैंने टिकट बुक करवाई है। तो 3 एट्रीब्यूट्स हैं, अगर ये फुलफिल होंगे तभी मैं जो है सिनेमा देख पाऊंगा, अपनी मूवी देख पाऊंगा। बस यही तो है सेक्शन 9 सीपीसी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है सेक्शन 9 सीपीसी। सेक्शन 9 सीपीसी को बोलते हैं गेटवे ऑफ द सीपीसी। बस यही एक लाइन है, अगर आपको समझ में आ गई इतनी सी बात, सेक्शन 9 सीपीसी समझ गए, इवन पूरा सिविल लिटिगेशन का एक सबसे मेजर पॉइंट आप समझ गए। चलिए, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल द कोर्ट रूम ट्रायल के अंदर। चल रही है सीपीसी की सीरीज, डेली 7 बजे जो है वीडियो अपलोड करने का प्रयास करते हैं। आज बात करेंगे सेक्शन 9 सीपीसी में। आज से कोर प्रिंसिपल्स चालू हो जाएंगे, कोर सब्जेक्ट हम सीपीसी के पढ़ेंगे। अभी तक हमने 5 लेक्चर में सिर्फ बेसिक जाना और आज से हम सेक्शन 9 के ऊपर बात करेंगे। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक के 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ऊपर कहीं आई बटन में आपको पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी, ज़रूर देखिए। पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए। इवन इफ आपने एक बार सीपीसी पढ़ा भी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार उसको देखिए, 2x में देख लीजिए जिससे जल्दी आप देख पाएँ, आपके लीगल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ब्रशअप हो जाएं और उसके बाद आप सेक्शन 9 सीपीसी को यहाँ पर देखिए। तो चलिए पढ़ते हैं सेक्शन 9 सीपीसी। अब आप बोल रहे होंगे कि यार ये मूवी वाली बात कहाँ से आ गई सेक्शन 9 सीपीसी के अंदर। देखिए, मूवी वाली बात इसलिए आ गई क्योंकि जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे सेक्शन 9 सीपीसी को, तब तक आप अप्रिशिएट ही नहीं कर पाएंगे। मैं वापस अपने उस एग्जाम्पल के ऊपर आता हूँ तो शायद मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँगा। पहला एट्रीब्यूट क्या था? पहला एट्रीब्यूट था टिकट बुक करना। टिकट बुक करी। दूसरा एट्रीब्यूट हमारा ये था कि टिकट जो है वो चेक होगी, टिकट चेक। और तीसरा वो होगा जो सिनेमा हॉल था वो सेम होना चाहिए, सिनेमा हॉल, ठीक है, वो सेम होना चाहिए। ये 3 एट्रीब्यूट्स पे हमने बात करी। जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए एक्स नाम का व्यक्ति गया और ये मल्टीप्लेक्स का दरवाज़ा है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, वो टिकट चेक कर रहा है और वो ये बोल रहा है कि हाँ साहब ये टिकट यहीं की है, आप अंदर आ जाइए। बिल्कुल बात सही है, अंदर आ जाइए। मतलब एम्बियंस मॉल की टिकट बुक करी है तो वो बोल रहा है बिल्कुल सही है, टिकट अंदर आइए, ऑडिटोरियम नंबर 5 में जाइए, अपनी मूवी देखिए। यही चीज़ होती है। तो यही तो है, क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसी को गेटवे ऑफ सीपीसी बोलते हैं। सेक्शन 9 सीपीसी जो है वो एक राइडर है।
वो एक गेट पर खड़ा हुआ टिकट चेकर है। वो ये चेक करता है कि हर कोई लिटिगेशन, हर कोई केस सिविल कोर्ट में ना आ जाए। सिर्फ वही कोर्ट में केस आ सकता है जो सेक्शन 9 सीपीसी के कंडीशंस को फुलफिल करता है। मतलब टिकट भी है उसके पास, टिकट चेक भी हो गई, उसे सिनेमा हॉल की है, ऑडिटोरियम नंबर 5 की है। बस यही काम है सेक्शन 9 का। ये एक टिकट चेकर के तौर पर दोस्तों काम करता है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। देखिए, सिविल कोर्ट के अंदर, इंडिया के अंदर जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिविल लिटिगेशन पर काम करते हैं। क्या आपने सुना कि सिविल कोर्ट के अंदर टैक्स के मैटर चल रहे हैं? क्या आपने सुना कि सिविल कोर्ट के अंदर जो हैं कोई स्पेसिफिक एनजीटी के मैटर, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मैटर हैं, वो चल रहे हैं? बहुत सारी हमारे देश के अंदर अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बनी हुई हैं। अब आप एनजीटी की बात करिए, क्या एनजीटी का जो दफ्तर है दिल्ली के अंदर, हेड ऑफिस है दिल्ली के अंदर, क्या वो लोग सिविल केसेस की सुनवाई कर रहे हैं? नहीं, वो सिर्फ एनजीटी से रिलेटेड मैटर की सुनवाई कर रहे हैं। क्या टैक्स में बैठे हुए ट्रिब्यूनल में, जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, सीजीएसटी एसजीएसटी ट्रिब्यूनल है, क्या वो लोग सिविल केसेस की सुनवाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे वो। और क्या हम लोग, मतलब सिविल कोर्ट के अंदर बैठे हुए व्यक्ति या ऐसा एडवोकेट के तौर पर आप काम कर रहे हैं, तो क्या आप उन केसेस की, स्पेसिफिक केसेस की सुनवाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि टिकट चेक हो रही है। टिकट चेक करने वाला ये बोल रहा है कि यस, ये एक सिविल सूट है, हमारे अंदर चलेगा, हमारी कोर्ट में चलेगा, आप बिल्कुल फाइल कर सकते हैं। टिकट चेक करने वाला बोल रहा है नहीं साहब, ये तो आप गलत मॉल में आ गए हो, ये तो साहब आप पैसिफिक मॉल में आ गए हो, जबकि ये टिकट एम्बियंस मॉल की है, आप एम्बियंस मॉल में जाइए, वहाँ पर आपका सूट लगेगा। बस यही टिकट चेक करने का काम जो है वो सेक्शन 9 करता है। अतः एक ही चीज़ मैं आपको, एक सिंपल भाषा में आपको मैं बताऊं दोस्तों, किसी भी घर के अंदर जाने के लिए क्या किया जाता है? दरवाजे से घर के अंदर जाया जाता है। तो ये दरवाज़ा है। अगर दरवाज़ा अलाउ नहीं करेगा, दरवाज़ा नहीं खुला, सिविल लिटिगेशन नहीं आएगी, सीपीसी नहीं लगेगा। आप वहाँ पर जाइए, हो सकता है वो घर आपका ना हो सकता है वो मॉल आपका ना हो, आपको किसी और मॉल के अंदर जाकर और दूसरे घर के अंदर जाकर जो है मूवी देखनी पड़े, तो वहाँ पर जाइए। यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। इसलिए अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, अगर आप एक एडवोकेट हैं, तो सबसे पहले ये चेक करिए कि जो फैक्ट्स मेरा क्लाइंट मेरे सामने लेकर आया है, क्या ये सिविल कोर्ट में चलने लायक है भी या नहीं। जैसे लैंड एक्विजिशन की मैं आपको बात बताऊं। अब लैंड एक्विजिशन के जो मैटर्स होते हैं, 2013 का नया एक्ट आ गया, वो मुझे मालूम है, बट लैंड एक्विजिशन फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। क्या लैंड एक्विजिशन के जो मैटर्स हैं वो सिविल कोर्ट में चलते हैं? नहीं चलते। उसके लिए एक अलग से डेजिग्नेटेड कोर्ट है दोस्तों। तो वही तो चीज़ है। मान लीजिए आप एक वकील हैं, आपने केस चला दिया, 2 साल 3 साल सब केस चल गया। अब कोर्ट के अंदर भी इतनी सारी फाइलें हैं, जज साहब भी नहीं देख पाए। अब उसमें जब साहब 7/11 लग गई, ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की एप्लीकेशन लग गई कि साहब इस कोर्ट को तो सुनवाई का अधिकार ही नहीं है। पता चला 3 साल बाद जो है आपका सूट उड़ गया, साहब कोर्ट के अंदर चला ही नहीं। अब आप क्या करेंगे? 3 साल की पूरी मेहनत खराब। अनटिल एंड अनलेस आपने डेलिबरेटली नहीं लगाया हो तो बात अलग है, टैक्टिक्स अगर इस्तेमाल नहीं करी हो तो बात अलग है। मैं एक नॉर्मल सिनेरियो में बात कर रहा हूँ। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो सेक्शन 9 आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। सेक्शन 9 अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आगे का कोई प्रिंसिपल पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेक्शन 9 है तो पूरा सीपीसी है। ये वैसा ही कुछ है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो दूसरे लॉज हैं। भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? ग्रैंड नॉर्म बोलते हैं, पेरेंट नॉर्म बोलते हैं, पेरेंट लॉ बोलते हैं। उसी के छत्र छाया के अंदर, उसी के भाई कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक एन अम्ब्रेला टू अस। कॉन्स्टिट्यूशन के अम्ब्रेला के अंदर ही तो हमारे भारत के जितने भी लॉज हैं वो फल फूल रहे हैं। इसलिए सेक्शन 9 जो है वो एक प्रकार का ग्रैंड नॉर्म है सीपीसी का। सेक्शन 9 एंट्री पॉइंट है, इसलिए सेक्शन 9 को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये तो मैंने आपको अभी तक की कहानी बता दी। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं और कि इसके ऊपर दोस्तों मेंस में एक सवाल बिल्कुल आता है, बहुत बार मेंस में सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। बहुत बार सवाल आते हैं सेक्शन 9 के अंदर और इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है। चलिए, क्या बोल रहा है सेक्शन, अपन वो देखते हैं। मैंने सिर्फ सेक्शन 9 का अभी रखा है हाईलाइट करते हुए, तो शुरुआत करते हैं। कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। कोर्ट्स
टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड द कोर्ट्स शेल, देखिए शेल यूज़ किया है, मतलब एक चीज़ मुझे आ रही है, इट इज़ मैंडेटरी इन नेचर, ठीक है। शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, subject to the provisions herein contained, have jurisdiction to try all suits of civil nature, excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred। 3 लाइन का सेक्शन है। अगर आपके पास आपके बेयर एक्ट हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ स्क्रीन पे देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 लाइन का सेक्शन है और इस 3 लाइन के सेक्शन के अंदर अब आप देखिए, इसको अपन ओपन करते हैं सेक्शन को, क्या बोल रहा है, जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है। मेन तो है जुरिस्डिक्शन, किसका जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है, कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है। द कोर्ट्स शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेंट हैव अ जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर। जुरिस्डिक्शन मीन्स कौन से कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है दोस्तों, सिविल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है, सिविल कोर्ट्स, Section 9 CPC that we are discussing. To try suits of the civil nature, suits of civil nature, suits of civil nature, accepting the suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. Cognizance is either expressly or implied barred, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार। इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं, इसी पॉइंट में 2 चीज़ें आ रही हैं। क्या क्या 2 चीज़ें आ रही हैं भैया, द कोर्ट्स शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर इन कंटेंट, सब्जेक्शन क्लॉज है, सब्जेक्शन क्लॉज है, दैट मीन्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेंट का मतलब क्या है, हियर इन कंटेंट मीन्स सीपीसी के प्रोविजंस, और एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार क्या है, आउटसाइड दी सीपीसी, आउटसाइड दी सीपीसी। ये जो है एक प्रकार का हमने इसका पोस्टमार्टम किया है सेक्शन का। जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं, द सिविल कोर्ट्स शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई सूट्स ऑफ सिविल नेचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, सूट ऑफ सिविल नेचर, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूट्स ऑफ सिविल नेचर कौन से होते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये हम इस पर भी बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। एक्सेप्टिंग द सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। इस सेक्शन को कुछ इस तरीके से भी पढ़ सकते हो, देखना ज़रा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस चीज़ को देखना। मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके बताता हूँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिए ये लाइन नहीं है आपकी, ये लाइन नहीं है, हो सकता है आपको थोड़ा सा ये एक लेंदी प्रोसीजर लगे, क्योंकि देखिए 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है ये। अगर आपने सीपीसी को ये समझ लिया तो ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। एक बार अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, जब तक इस प्रोफेशन में रहोगे, वापस किताब उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है। देखिए, मान लीजिए ये पार्ट हमारा नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये पार्ट हमारा नहीं है, ये पार्ट भी हमारा नहीं है। अब पढ़िए सेक्शन क्या हो रहा है। सिर्फ फॉर द टाइम बिंग अपन इस चीज़ को ज़रा रिमूव कर रहे हैं। द कोर्ट्स शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर। सिंपल भाषा है, कोई लीगल भाषा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। भाई कोर्ट्स होंगे, कौन से कोर्ट की बात कर रहे हैं, सीधी बात है यार, सिविल कोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है टू ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ द सिविल नेचर। जितने भी सिविल नेचर के सूट्स हैं, जितने भी सिविल नेचर के दावे हैं, हिंदी में अगर अपन बोलें तो उनका जुरिस्डिक्शन जो है कोर्ट के पास होगा। मतलब कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकता है, कोर्ट उस पर हियरिंग कर सकता है, एविडेंसेस ले सकता है, फैसला कर सकता है, डिक्री पास कर सकता है, बिल्कुल वैलिड मानी जाएगी। ठीक है सर, ये थोड़ा सा हिल गया, माफ़ी चाहूँगा। अपन ने कुछ ऐसा रखा था, राइट। तो द कोर्ट्स शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द सूट्स ऑफ सिविल नेचर। अब देखिए, अब आप देखना मैं क्या करने वाला हूं इसके अंदर। ये देखिए, मान लीजिए
अभी आपने क्या देखा कि हर कोर्ट के पास, हर सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है टू ट्राई द सूट ऑफ सिविल नेचर, बट पहला राइडर ओपन हुआ है, ये पहला राइडर ओपन हुआ है, पहला बार है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेंट, पहला राइडर। कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, बट कब तक जुरिस्डिक्शन है? अनटिल एंड अनलेस इट इज़ नॉट बार्ड बाय द सीपीसी, सीपीसी के द्वारा बार ना हो, ये बार लगे हैं कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के ऊपर। अब दूसरा हमने एक राइडर ओपन किया, एक्सेप्टिंग द सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज ईदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार, दैट इज द सेकंड बार ऑन द जुरिस्डिक्शन, दीज आर द बार ऑन द जुरिस्डिक्शन। तो हर सिविल कोर्ट के पास, जब हमने शुरुआत में बात करी सीपीसी की, ओबिजस इबी रेमिडियम की बात करी, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, तो जब तक आप कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं दोगे तब तक उस रेमेडी को वो अवेल कैसे कर पाएगा? भाई आपको जुरिस्डिक्शन तो देना पड़ेगा कोर्ट को, सही बात है या नहीं? तो अगर आप जुरिस्डिक्शन दोगे तभी जो है कोर्ट उनका सुनवाई कर पाएगा, बट जुरिस्डिक्शन के ऊपर भी एक बार है। पहले तो क्या किया है, पहले लॉ मेकर्स ने एक बहुत एक्सपेंसिव एक डेफिनेशन दी है कि हर कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, बट उसके बाद दो राइडर लगा है, एक तो ये राइडर है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेंट, और दूसरा राइडर है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार का। अब एक सवाल आपका आता है कि ये सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयर इन कंटेंट में ये वाला जो हम सीपीसी की बार कर रहे हैं, ये कौन कौन से बार हो सकते हैं साहब? ये भी तो थोड़ा सा बताइए आप। बिल्कुल बताता हूँ साहब, आपने हुक्म किया, मैंने बताया। तो पहला एक बार हो सकता है फॉरेन जजमेंट का बार, फॉरेन जजमेंट का बार, ये एक बार हो सकता है सेक्शन 13 सीपीसी, फॉरेन जजमेंट का बार। सबसे मेजर बार तो होगा रेस जुडिकेटा का बार, रेस जुडिकेटा का बार है, ये बार हो सकता है साहब। और कौन सा हो सकता है? रेस सब जुडिस नहीं हुई, भूल गए क्या? रेस सब जुडिस, रेस सब जुडिस का बार हो सकता है, ये एक बार हो सकता है साहब। और कौन सा बार हो सकता है साहब? ऑर्डर 2 रूल 2 का बार हो सकता है। ये सब बार लगा रहे हैं, ये सब बार लगा रहे हैं कोर्ट के जुरिस्डिक्शन पर। और कौन सा जुरिस्डिक्शन के ऊपर बार हो सकता है साहब? ऑर्डर 23 रूल 3, ये भी तो बार है, भूल गए? एक बार कॉम्प्रोमाइज डिक्री पास हो गई तो उसके बाद आप नया सूट फाइल नहीं कर सकते। ऑर्डर 22 रूल 9 का भी तो बार है, अबेटमेंट, अबेटमेंट सूट अबेट हो गया, ये बार हैं। एक बार अगर थोड़ा सा और तुमने अगर सीपीसी पढ़ा हुआ होगा तो ऑर्डर 11 रूल 21 सीपीसी, ये भी बार है। मतलब जुरिस्डिक्शन पे बार नहीं है, बट राइट पर कहीं ना कहीं बार आ जाता है पार्टीज के। तो ये जो हैं ये सिविल मतलब सीपीसी के बार हैं, ये सब सीपीसी के बार हैं। सीपीसी बार लगाती है, इन बार की वजह से कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बार्ड हो जाता है, आप सुनवाई नहीं कर सकते। रेस जुडिकेटा का बार लग गया, यू विल बी बार्ड टू हियर दी केस, प्लेंट क्या होगा? सूट डिसमिस हो जाएगा। अगर रेस जुडिकेटा का बार है, रेस सब जुडिस का बार है, स्टॉप हो जाएगा सूट। ऑर्डर 2 रूल 2 का बार है, डिसमिस हो जाएगा। 23(3) का बार है, नहीं लगा सकते आप। तो ये सब बार हैं जो कि सीपीसी के अंदर के बार हैं। ऐसे और भी बार हो सकते हैं, मैंने तो आपको सेक ऑफ रेफरेंस के लिए बता दिया कि साहब ये सब बार हैं जो आपको पता होने चाहिए। दीज आर दी बार फ्रॉम विद इन द सीपीसी। ये पहला वाला जो हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेंट, ये वो वाला बार है। अब एक्सप्रेस बार और इम्प्लाइड बार क्या है, चलिए वो भी अपन बात कर लेते हैं। अपन को तो पूरा डिस्कस करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपने मेरी मेहनत को सफल कर दिया और अगर आप रिलीजियसली मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो मैं अभी आपको सीपीसी की सीरीज़ सिर्फ एग्ज़ाम पर्पस से कंप्लीट करूंगा। इसके बाद सीपीसी का मैं एडवांस्ड वर्जन लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको एग्जीक्यूशंस हुए, ऑर्डर 11 हुए, ऑर्डर 12 हुए, मतलब जो ड्राई एरियाज़ ऑफ सीपीसी है कि किस तरीके से एक्चुअली कोर्ट्स में सीपीसी का यूज़ होता है, कैसे ऑर्डर 11 की एप्लीकेशंस, ऑर्डर 12 की एप्लीकेशंस आती हैं, ऑर्डर 13 की एप्लीकेशंस आती हैं, उस सब एडवांस्ड लेवल भी मैं आपको लेके जाऊँगा। बट उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत लगती है चैनल को ग्रो करने के लिए, ये मेहनत है मेरी और मेरी टीम की। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों में फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए, हमने सीपीसी के अंदर के बार तो पढ़ लिए। अब एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार पढ़ने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि ज्यूरिसडिक्शन कितने टाइप के होते हैं कोर्ट्स के। ज्यूरिसडिक्शन के टाइप्स जान लेते हैं। तो दोस्तों 3 टाइप के ज्यूरिसडिक्शन है। एक होता है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, ये आप चाहें तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं। एक होता है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, दूसरा होता है पिकुनरली ज्यूरिसडिक्शन,
पिकुनरली ज्यूरिसडिक्शन, और तीसरा होता है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, ये 3 टाइप के जो हैं ज्यूरिसडिक्शन होते हैं सीपीसी के। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, टेरिटरी वाइज हर जगह पे आप नहीं लगा सकते, जो टेरिटरी है उसी जगह पे लगाना पड़ेगा। पिकुनरली इन टर्म्स ऑफ मनी कि कौन सा कोर्ट, भाई सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, अभी अपन सब बात करेंगे उस पर। आपका एडीजे साहब हुए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, उनका जुरिस्डिक्शन क्या रहेगा उस पर बात करेंगे। और सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, हर एक सब्जेक्ट मैटर की जुरिस्डिक्शन के सूट हर जगह नहीं चलते हैं, तो सब्जेक्ट मैटर भी होना चाहिए। सिविल सूट मतलब सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, सिविल नेचर का होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर, तभी सिविल कोर्ट उनकी सुनवाई कर सकता है। अब देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि हमारी हायरार्की क्या है। हमारी हायरार्की है सिविल जज जूनियर डिवीज़न हमारे कोर्ट्स में, जो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद है सिविल जज सीनियर डिवीज़न, उसके बाद है हमारे पास एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, उसके बाद है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जजेस। ये हमारी हायरार्की है कोर्ट्स की। अब सिविल जज जूनियर डिवीज़न का जो पिकुनरली लिमिट होगी, मतलब कितने से कितना पैसा का सूट चल सकता है, वो सिविल जज जूनियर डिवीज़न का रहता है। जनरली कितना रहेगा, 0 से 5 लाख रुपए जो है, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 0 से 5 लाख रुपए की लिमिट है। उसके बाद सीनियर डिवीज़न जो है वो 5 लाख 1 रुपए से लेकर 5 लाख 1 रुपए से होकर 1 करोड़ तक का है। एडीजे मतलब डिस्ट्रिक्ट जजेस और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस का 1 CR से ऊपर कोई लिमिट नहीं है। ये जुरिस्डिक्शन है, ये पिकुनरली लिमिट है, पिकुनरली लिमिट है। अब आप बोलेंगे ये लिमिट कैसे तय आती है, तो थोड़ा सा थांबा और थामने के बाद आगे पहले पढ़िए। पहले सेक्शन 9 पढ़ लो, फिर जुरिस्डिक्शन तो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा ही। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पिकुनरली लिमिट कौन से एक्ट में लिखी हुई है, कहाँ से उठ के आती है, ये एक एक चीज़ क्लियर करूंगा ना। बट अभी सिर्फ थोड़ा सा थाम के रखो, सिर्फ इतना जानो कि 3 टाइप की जुरिस्डिक्शन है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, पिकुनरली जुरिस्डिक्शन और सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। ये 3 टाइप के हमारे जुरिस्डिक्शन होते हैं। चलो वापस आते हैं सेक्शन 9 पर। सेक्शन 9 क्या बोलता है, वापस पढ़ें एक बार। द कोर्ट्स शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग द एक्सेप्शंस। ठीक है, यही बात है, एक्सेप्टिंग द बार फ्रॉम सीपीसी, एक्सेप्टिंग द एक्सप्रेस बार और इम्प्लाइड बार, यही चीज़ है। पहले क्या किया, पहले बहुत एक्सपेंसिव डेफिनेशन दी है, बहुत एक्सपेंसिव डेफिनेशन दी है, और एक्सपेंसिव डेफिनेशन के बाद जो है कहीं पर एक राइडर अप्लाई किया है। राइडर क्या अप्लाई किया है, सब्जेक्शन क्लॉज का राइडर है, सब्जेक्शन क्लॉज का, और बार लगाया हुआ है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, भाई कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन होगा कि वो किसी भी तरीके के सूट को ट्राई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट सूट कैसा होना चाहिए, सिविल नेचर का होना चाहिए, सूट ऑफ सिविल नेचर का होना चाहिए। एक्सपेंसिव डेफिनेशन दी, पहले एक्सपेंसिव डेफिनेशन देने के बाद एक राइडर भी लगाया। आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि साहब ये राइडर लगाया क्यों, लगाने की क्यों ज़रूरत है? बिल्कुल लगाने की ज़रूरत है। आपने कभी हॉर्स रेस देखी है? हॉर्स रेस के अंदर जो हॉर्स को चला रहा होता है उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, हो सकता है आपका अगर नॉलेज होगा तो आपको पता होगा। जो ऊपर सवारी करने वाला राइडर होता है उसके पास हॉर्स की ब्रिडल होती है, ब्रिडल मीन्स लगाम होती है। अगर लगाम खींच के लगता है, उसको पकड़ के रखता है, तो वो बिल्कुल सीधे रास्ते में हॉर्स चलता है, घोड़ा सीधे रास्ते में चलता है। बस वही चीज़ है, एक लगाम और एक ब्रिडल जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन पर लगाम नहीं लगाएंगे ना, मतलब अगर आप उसके को सब्जेक्शन क्लॉज या राइडर नहीं लगाएंगे, तो हो सकता है कि मेरा मन चाहा मैंने दिल्ली में ही सब टाइप के केस लगा दिए, हो सकता है मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ पर केस लगा दूंगा, मेरा जहाँ मन होगा, मेरा कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, मैं पूरे भारत, मेरा पूरा भारत है, मैं जिस जगह पे जिस डिस्ट्रिक्ट में जाऊँगा केस लगा सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता भाई, इसलिए तो हमने राइडर लगाया है कि टेरिटोरियली आपको देखना है कहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, वो आपको देखना है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पता होना चाहिए, पिकुनरली लिमिट पता होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए।
ऐसे तो क्या होगा कि एक कोर्ट के अंदर हो सकता है कि लाखों केस हो जाएं, और हो सकता है कि एक कोर्ट के अंदर जो है कुछ 100 केस 200 केस हों। हम अपनी मन मर्जी से कहीं भी केस नहीं लगा सकते हैं। एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, इसलिए ये राइडर लगाना ज़रूरी है। ये राइडर जुरिस्डिक्शन पे देखा जाए तो नहीं है। ये राइडर किसके लिए? ये राइडर है लिटिगांट्स के लिए। ये हम लोगों के लिए राइडर है, एडवोकेट्स के लिए राइडर है, जजेस के लिए राइडर्स है, बार और बेंच दोनों के लिए राइडर है कि साहब आप हर तरह के केसेस की सुनवाई नहीं कर सकते भाई। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। अब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट के अंदर। अब 30 हज़ारी कोर्ट के अंदर कर रहे हैं तो जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन मेमो निकालते हैं। उस डिस्ट्रीब्यूशन मेमो में हर एक सिविल जज को उनका जुरिस्डिक्शन दिया जाता है कि ये टेरिटरी है, इस 30 हज़ारी कोर्ट्स की जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उसमें से ये स्पेसिफिक एरिया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो अपना नॉर्थ कैंपस का एरिया है, नॉर्थ कैंपस का जो एरिया है जहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी बनी, अब नॉर्थ कैंपस का जो एरिया है वो कैंपस का एरिया का पूरा जुरिस्डिक्शन जो है वो एक्स नाम के जज को जाएगा। मान लीजिए जो अपना शक्ति नगर है, शक्ति नगर का जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो वाई जज को जाएगा। तो अगर आप ऐसा जुरिस्डिक्शन नहीं बनाएंगे तो होगा क्या कि कोई कहीं भी केस फाइल कर देगा। अच्छा, प्रॉपर सिस्टम भी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से कोर्ट में जाके मुझे कौन सा सूट फाइल करना है, कौन से टेरिटरी का कौन से जज साहब देखेंगे, कौन से कोर्ट में चलेगा, उनकी लिमिट भी आपको सेट करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है ये राइडर लगाया है फॉर द सेक ऑफ द प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द केसेस, इसलिए राइडर लगाया है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये जुरिस्डिक्शन पर टेक्निकली आप बोलो कि राइडर लग गया है, कोर्ट्स के पास अब सुनवाई का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर चैनल बनाने के लिए राइडर लगाया है। चलिए, राइडर्स को तो समझना है। तो रिस्ट्रिक्शन किस किस के ऊपर है? रिस्ट्रिक्शन हमने अभी तक देखी कि रिस्ट्रिक्शंस जो है वो दो चीज़ की है। एक तो है सब्जेक्शन क्लॉज की रिस्ट्रिक्शन है जो कि सीपीसी के अंदर की आती है, बार फ्रॉम सीपीसी, ये अपन ने अभी नीचे देखा, ये वाला सब्जेक्शन क्लॉज। ये और भी हो सकते हैं, ये मैं सिर्फ जो मुझे याद थे वो मैंने आपको बता दिए, और भी हो सकते हैं। अगर आप पढ़ेंगे अपनी कोई टेक्स्ट बुक से तो आपको राइडर और मिल जाएंगे। एक तो जो है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार है, ठीक है। ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार अपन को भी देखना है कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार क्या होते हैं। अभी मैंने आपको बताया नहीं है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार, ठीक है, बताऊंगा मैं भी, थोड़ा सा थाम भी है। कुछ केस लॉस भी आपको मैं इसमें बताऊंगा कि आप स्पेसिफिकली अपने नोटबुक में लिख सकते हैं और अपना एक पर्टिकुलर नोट्स बना सकते हैं। चलिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। देखिए, मैंने अभी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार नहीं समझाया है, मैंने सिर्फ सब्जेक्शन क्लॉज समझाया है, मतलब बार फ्रॉम विद इन द सीपीसी समझाया है। चलिए, सूट्स ऑफ सिविल नेचर की बात करते हैं। सूट्स ऑफ सिविल नेचर, सिविल नेचर ये जानना बहुत ज़रूरी है। अटेंटिव हो जाइए बिल्कुल। अगर नींद आ रही है तो 2 मिनट वीडियो पॉज कर लीजिए, घूम घाम के मुँह धो के आ जाइए, उसके बाद फिर देखिए। और वीडियो अगर पसंद नहीं आया होगा तो अभी तक आप निकल चुके होंगे। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा बना रहा हूँगा। द कोर्ट्स शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेंट हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। अपन इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ये सिविल नेचर के सूट्स कौन से होते हैं साहब, ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सिविल नेचर क्या है ये? अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज़ बात नहीं है कि यहाँ पर सूट ऑफ सिविल नेचर की जगह सिविल सूट भी तो लिखा जा सकता था, सिविल सूट भी तो लिखा जा सकता था। ये चीज़ जबकि नहीं लिखा हुआ है, सूट्स ऑफ सिविल नेचर लिखा हुआ है, यही चीज़ है। सूट ऑफ सिविल नेचर लिखा है, सिविल सूट नहीं लिखा। अगर सिविल सूट लिख देता ना, लॉ मेकर्स अगर सिविल सूट लिख देते तो होता पता है क्या? सिर्फ प्योरली सिविल सूट आ सकते थे, प्योरली सिविल सूट। जुरिस्डिक्शन एक्चुअली बहुत बार्ड हो जाता, बहुत रिस्ट्रिक्टिव जुरिस्डिक्शन हो जाता, बट ऐसा नहीं किया गया, ऐसा नहीं किया गया। सूट ऑफ सिविल नेचर क्या आते हैं? 2 टाइप की कैटेगरी के सूट आते हैं। एक तो प्योरली सिविल सूट, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा, कुछ ऐसे सूट जिसमें सिविल राइट्स तो इन्वॉल्व्ड हैं, सिविल राइट्स तो इन्वॉल्व्ड हैं, प्लस साथ में कुछ और भी है, समथिंग मोर। अब ये समथिंग मोर भी तो अपन को देखना है, कुछ और भी है, मतलब ये प्योरली सिविल सूट नहीं है। प्योरली सिविल सूट तो पहली कैटेगरी है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको अभी एग्जांपल्स बताऊंगा कौन कौन से सिविल सूट के हमारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। बट दूसरा जो है वो है सिविल राइट्स
प्लस समथिंग मोर, मतलब ये प्योरली सिविल सूट नहीं है। तो पहले एक्सपेंसिव डेफिनेशन हुई, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन लगाया, अब हम लोग पढ़ रहे हैं सूट ऑफ सिविल नेचर। तो क्या मैं आपको एक छोटा सा पैराग्राफ डिक्टेट कर दूं आपके नोट्स के लिए? मैं, देखिए यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरा चैनल में हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी हमेशा तक। बट मैं आपको एक चीज़ बात बताऊं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और यहाँ पर समय दे रहे हैं तो आपका समय मुझे वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इस वक्त पे 2026 के अंदर मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम। सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा बट टाइम बहुत तेज़ भाग रहा है। कब 3 साल निकल जाएंगे, कब एग्ज़ाम देने का समय आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। आप अभी लॉ स्टूडेंट हो सकते हैं आप ये लेक्चर लॉ स्टूडेंट के तौर पर देख रहे हो, और अगर आप एडवोकेट भी हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बट अगर लॉ स्टूडेंट है तो एक पैराग्राफ मैं आपको डिक्टेट करता हूँ, नोट्स बनाइए, लिखिए, एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। लिखिए, excuse me. Section 9 deals with the jurisdictional aspects of civil courts. Section 9 deals with jurisdictional aspect of civil courts. It firstly makes a very broad declaration of the civil court. मैं थोड़ा फास्ट डिक्टेट कर रहा हूँ, आप चाहें वीडियो पॉज कर लें या 0.5 पे सुन लें। It firstly makes a very broad declaration of civil court, and spirit is that any civil court will have per se a plenary jurisdiction upon any suit of the civil nature. The purpose of the civil court is to decide a case and thereby to do justice, and the spirit of initial part of section 9 CPC is to declare that there cannot be any unnecessary or unreasonable restriction upon jurisdiction of civil court. Every individual who has civil rights vested in him also has a right to enforce that right. The principle of ubi jus ibi remedium requires that violation of any civil right should be effectively enforced, and for that purpose it is essential that civil courts shall have jurisdiction in such matter. तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि सबसे पहले कोर्ट्स को ज्यूरिसडिक्शन दिया, उसके बाद ज्यूरिसडिक्शन पर रिस्ट्रिक्शन लगाया। ठीक है, एक लाइन और लिखिए। दस व्हेनेवर अ सूट इज फाइल्ड in the civil court, the court will presume that it has a jurisdiction, and the burden of proving the lack of jurisdiction will be upon the opposite party, that means the defendant. देखिए सेक्शन 9 क्या है? सेक्शन 9 CPC जो है, अभी हम वापस उस पर आते हैं। द कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन, तो कोर्ट क्या करता है? प्रज्यूम करके चलता है। जो सिविल कोर्ट है वो प्रज्यूम करके चलता है कि उसके पास जुरिस्डिक्शन है। सिविल कोर्ट हमेशा प्रज्यूम करके चलेगा, प्रिजम्पशन रहता है कि उसके पास जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, बट अगर डेफेंडेंट ये प्ली रेज करता है कि नहीं साहब कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, मतलब प्ली क्या होगी? आउस्टर ऑफ जुरिस्डिक्शन। आउस्टर ऑफ जुरिस्डिक्शन की प्ली है कि साहब कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो ओनर्स ऑफ प्रूफ जो रहेगा, OPD, ओनर्स ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा? वो डेफेंडेंट के ऊपर रहेगा। डेफेंडेंट को ये प्रूव करना होगा कि किस तरीके से कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्योंकि कोर्ट प्रेज्यूम करके चलता है। इसके ऊपर इस केस लॉ लिख दीजिए। केस लॉ है अब्दुल गफूर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2008 सुप्रीम कोर्ट। 2008 सुप्रीम कोर्ट। ये जो फैक्ट हम लोग बात कर रहे हैं, प्रिजम्पशन की जो बात कर रहे हैं, ये चीज़ जो है कभी कभी इंटरव्यूज़ में पूछ ली जाती है, और बहुत बार जो है इस चीज़ की समस्या आती है जब हम लोग मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर फैक्ट के ऊपर। तो अब्दुल गफूर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड में क्या कहा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? It was held that use of the word shall under section 9 clearly implies that every civil court
have inherent jurisdiction upon all the disputes of civil nature, and therefore every individual also has the inherent right to file such a suit in any civil court. However, that would be subject to the restrictions and the regulations imposed by CPC and the other laws. Other laws means express or implied bar. The burden of proof lies upon the opposite party. The burden of proof lies on the opposite party, that means defendant. आउस्टर ऑफ जुरिस्डिक्शन की जो प्ली लेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उसके ऊपर रहेगा. उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट केस के अंदर कि साहब उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है. तो कोर्ट प्रिज्यूम करके चलता है कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है. और प्रिजम्पशन कैसे करता है? सेक्शन 9 CPC की वजह से करता है. ये चीज़ अब्दुल गफूर वर्सेस स्टेट ऑफ यूके में बताई गई. चलिए, अब मान लीजिए, इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ कि मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया, सिविल सूट फाइल किया. सिविल सूट फाइल किया तो मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या होगा, सम्मन्स जाएंगे. उसके बाद क्या आएगा, डेफेंडेंट जो है वो अपीयर होगा. डेफेंडेंट अपीयर होने के बाद क्या होगा, अपना WS फाइल करेगा. तो WS के अंदर ही वो जो है ये प्ली ले सकता है, किसकी? आउस्टर ऑफ जुरिस्डिक्शन की. आउस्टर ऑफ जुरिस्डिक्शन की ये प्ली ले सकता है अपने रिटर्न स्टेटमेंट में. या तो यहाँ प्ली ले लेगा, या फिर वो ये हो सकता है कि डेफेंडेंट अपीयर हो और सबसे पहले वो ऑर्डर 7 रूल 11 CPC की जो है एक एप्लीकेशन फाइल कर दे, या ऑर्डर 7 रूल 10 CPC की एप्लीकेशन फाइल कर दे कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है. तो ये वो कर सकता है. या अगर मान लीजिए WS फाइल भी कर दिया, हियरिंग स्टार्ट हो गई, लेटर ऑन एट द एडवांस स्टेजेस वो ऑर्डर 6 रूल 17 CPC की एक एप्लीकेशन ला सकता है, अमेंडमेंट इन WS. अगर मतलब उसने WS के वक्त पर ये चीज़ नहीं लिखी होगी रिगार्डिंग दी आउस्टर ऑफ जुरिस्डिक्शन, तो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की एक एप्लीकेशन ला सकता है, WS में अमेंडमेंट कर सकता है. और उसके बाद सबसे पहले इस बात पे हियरिंग होगी कि दैट वेदर द कोर्ट डज possesses द jurisdiction. ओनस ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा? डेफेंडेंट के ऊपर ओनस ऑफ प्रूफ रहेगा. डेफेंडेंट को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है. अब इसमें यह भी हो सकता है कि कोर्ट इसकी प्रिलिमिनरी इशू बनाकर, जहाँ तक मुझे याद है ऑर्डर 14 रूल 2 CPC होना चाहिए, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है इस वक्त पे. प्रिलिमिनरी इशू बना के सबसे पहले इस पे हियरिंग कर सकता है. और अगर नहीं भी होगा तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट इस केस में जो है जब सूट का जजमेंट पास होगा उस वक्त भी हियरिंग कर सकते हैं. डिपेंड करता है ये किस वक्त पे हियरिंग हो रही है. तो इस तरीके से जो है डेफेंडेंट ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है रिगार्डिंग द जुरिस्डिक्शन. तो बट कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम करके ही चलता है कि उनके पास जुरिस्डिक्शन है. और अगर बी ने ऑब्जेक्शन रेज किया तो बी को ये प्रूव करना पड़ेगा. प्लेंटिफ क्या करता है, जब प्लेंट फाइल करता है ना, जब प्लेंटिफ है वो प्लेंट फाइल करेगा. अब जब प्लेंट फाइल करेगा तो प्लेंट के अंदर जो लास्ट पैराग्राफ्स होते हैं ना प्लेंट के, तो प्लेंट के अंदर वो लिखता है कि कोर्ट को जो है इस सूट के सुनवाई का अधिकार है. अलग से एक मेंशन होगा. अब जब डेफेंडेंट आएगा और जब ना WS देगा तो पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई जब देगा, थोड़ा सा इस पर हल्का सा आपको तकलीफ़ हो सकती है कि अगर आप बिल्कुल ही न्यू हैं और आपने अभी तक CPC पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा WS कैसे आता है उसमें तकलीफ़ होगी. ऑर्डर 8 जब पढ़ेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा. तो जब WS फाइल करेगा तो उसके पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई में बोलेगा कि कोर्ट के पास जो है वो जुरिस्डिक्शन नहीं है. तो कोर्ट उस पर फिर सुनवाई करेगा. प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है कि कोर्ट के पास सुनवाई नहीं है, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है. तो बर्डन ऑफ प्रूफ डेफेंडेंट के ऊपर रहेगा. तो ये बात याद रखिए, सेक्शन 9 CPC के हिसाब से कोर्ट हमेशा प्रिज्यूम करके चलता है कि दैट इट डज पोजेसेस द जुरिस्डिक्शन. और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन जो है अपोजिट पार्टी जो है वो प्रूफ करेगी, या फिर वो WS में ये ला सकता है या WS में नहीं लाएगा तो ये हो सकता है कि इसमें ले आए.
क्या बोलते हैं ऑर्डर 7 रूल 10 की एप्लीकेशन ले आए। अब WS में मान लीजिए नहीं है तो ऑर्डर 6 रूल 17 से अमेंडमेंट कर लेगा WS में, फिर ऐड कर लेगा पैराग्राफ रिगार्डिंग द जुरिस्डिक्शन। तो ये सब चीज़ें जो हैं हो सकती हैं। चलिए, तो साहब अपन आते हैं, कहाँ थे अपन, सूट ऑफ सिविल नेचर के ऊपर। तो सूट ऑफ सिविल नेचर में क्या क्या आया, प्योरली सिविल सूट अपने आ गए, और दूसरे आ गए सिविल लीगल राइट्स प्लस समथिंग मोर। तो प्रॉब्लम क्या रही कि प्योरली अगर सिविल सूट लिखते ना ये, तो रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता। सिर्फ प्योरली सिविल सूट की ही सुनवाई सिविल कोर्ट्स कर सकते थे, बट इन्होंने इंक्लूड किया कि भाई सिविल राइट्स और कुछ और भी, मतलब जो है वो समथिंग मोर भी है। अब वो देखते हैं अपन क्या क्या है। देखिए, जब भी सिविल लीगल राइट पर्सन के वॉयलेट होते हैं तो वो क्या करता है, वो साहब कोर्ट में जाता है, रेमेडी लेने के लिए कोर्ट में जाता है। तो वो हो गया आपका सिविल सूट। मतलब अगर प्योरली आपका सिविल लीगल राइट है, प्योरली आपका अगर सिविल लीगल राइट वॉयलेट हुआ है तो उसके लिए आप कोर्ट में जाएंगे, और वो आपका प्योरली, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात भी नहीं है। ठीक है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, वो एक प्योरली सिविल सूट है। तो इन दी सिविल सूट क्या रहेगा, वॉयलेशन क्या है, वो सिर्फ सिविल लीगल राइट का इन्वॉल्व है। मतलब फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर हो गया, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर है। अब प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर जो है वो प्योरली सिविल सूट की कैटेगरी के अंदर आता है। डिक्लेरेशन है किसी राइट का, डिक्लेरेशन ऑफ राइट है मान लीजिए, वो भी प्योरली सिविल सूट के अंदर आता है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या रहेगा, वो एक प्योरली सिविल सूट में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब प्रॉब्लम ये पर आती है कि ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जहां पर प्योरली सिविल सूट नहीं है, सिविल लीगल राइट्स तो इन्वॉल्व्ड हैं। भाई सिविल लीगल राइट्स तो इन्वॉल्व्ड हैं, बट इन सिविल लीगल राइट्स का वॉयलेशन जो है वो किसी और राइट के ऊपर बेस्ड है। मतलब कोई सोशल या फिर कोई रिलीजियस राइट के ऊपर बेस्ड है। अब यहीं पर अपन को ट्रिक है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि सिविल लीगल राइट्स कौन से हैं। भाई प्योरली सिविल सूट में तो मैं आपको नाम लूँगा, अभी हम एग्जांपल से बात करेंगे, उसमें आप टेंशन ना लीजिए। मैं नाम लूँगा और आप बोल देंगे यार ये तो प्योरली सिविल सूट है, बट सिविल लीगल राइट्स को जानना, जो हमारे सूट ऑफ सिविल नेचर है जिसमें सिविल राइट्स है बट वो डिपेंडेंट है सम सोशल और रिलीजियस इश्यूज़ के ऊपर, उसको जानना बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पर सिविल लीगल राइट्स का वॉयलेशन किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है सब किसी सोशल या रिलीजियस राइट के ऊपर। तो टेस्ट अपन को लगाना पड़ेगा इसके अंदर, इसलिए इन्होंने एक्सपेंसिव डेफिनेशन दी है सूट ऑफ सिविल नेचर की, कि भाई सिविल राइट्स भी आ जाए, प्योरली सिविल सूट भी आ जाए, और ऐसे सूट भी आ जाएं जिनमें कुछ सिविल लीगल राइट्स जो है वो इन्वॉल्व्ड हैं। मतलब प्रोमिनेंट जो हैं वो सिविल लीगल राइट्स हैं, बट उनका जो डिटर्मिनेशन है, जो एडजुडिकेशन है, वो किसी सोशल या रिलीजियस इश्यूज़ के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर जो है मतलब डोमिनेंट अभी भी यही करेगा। डोमिनेंट कौन करेगा, सिविल लीगल राइट डोमिनेंट करेगा। बट मान लीजिए कि अगर किसी केस के अंदर सोशल और रिलीजियस इशू ही डोमिनेंट करने लग जाए, वो डोमिनेंट कर रहा है, तो वहाँ पर वो सिविल सूट का मतलब सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं माना जाएगा। मतलब यहाँ पर भी जो सेकंड वाला हिस्सा है, इसके अंदर सिविल लीगल राइट्स को ही जो है वो डोमिनेट करना है। अगर सिविल लीगल राइट डोमिनेट नहीं करेगा तो इट विल नॉट बी द सूट ऑफ द सिविल नेचर। तो हमें एग्जामिन करना पड़ेगा कि सूट ऑफ द सिविल नेचर है या नहीं है। हमें लीगल राइट भी देखना पड़ेगा, हमें उसके सोशल और रिलीजियस इश्यूज भी देखने पड़ेंगे जिसके ऊपर वो लीगल राइट बेस है। डोमिनेंट इशू किसका है, डोमिनेंस जो होना चाहिए वो सिविल राइट्स का डोमिनेंस होना चाहिए। और अगर डोमिनेंस जो है वो सोशल और रिलीजियस इशू का है तो वहाँ पर ये नहीं माना जाएगा, मतलब इट विल नॉट बी दी सूट ऑफ द सिविल नेचर। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ये एक कास्ट है, ये कोई ए नाम की कास्ट है, और एक्स व्यक्ति को कास्ट वालों ने उसके कास्ट से बाहर निकाल दिया। गांव के अंदर पुराने ज़माने में ये चीज़ें बहुत हुआ करती थी कि साहब तुम्हें जो है गांव निकाला दे दिया, हमने अपनी बिरादरी से बाहर कर दिया। बहुत बार ऐसे होते थे। अब जैसे मान लीजिए आपने इंटरकास्ट मैरिज कर ली,
तो अब छोटी जगहों पर ये थोड़ी समस्या होती थी। अब तो हमारा देश बहुत आगे हो गया इन चीज़ों को, मतलब इतना ज़्यादा नहीं होती हैं, होती होंगी आज भी कहीं। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने, मतलब एक्स नाम के व्यक्ति को उन कास्ट वालों ने, गांव के किसी कास्ट वालों ने, जो उस समाज के हिस्सा होंगे, उन्होंने उसको अपनी कास्ट से बेदखल कर दिया। अब क्या वो, देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति कास्ट में है या नहीं है, ये व्यक्ति, कोई व्यक्ति एक्स नाम का व्यक्ति उस कास्ट का हिस्सा है या नहीं है, इससे सिविल लीगल राइट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात याद रखें, ठीक है भाई। कोई व्यक्ति कास्ट का हिस्सा है या नहीं है, ये उसका पर्सनल चीज़ है। बट अगर किसी कास्ट वाले ने उसे बाहर भी निकाल दिया तो वो वहाँ पर सोशल और रिलीजियस इशू डोमिनेंट हैं। मैं आपको इसको थोड़ा आसान भाषा में और समझाता हूँ, आप अभी समझ जाएंगे जो मैं चीज़ समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए, फिर से मैं वही एग्जांपल लेता हूँ, ये कास्ट ए है, कोई ए कास्ट करके है। एक्स ने क्या किया, एक्स जो है इसका मेंबर था, एक्स इसी कास्ट को, इसी समाज को बिलोंग करता था। ये समाज जो है, ये समाज ए नाम का समाज है किसी गांव में भारत के। एक्स नाम के व्यक्ति जो था, वो समाज जो है वो ए का ही हिस्सा है, ए के समाज वाला है, ठीक है। एक्स ने क्या किया, एक्स ने वाई से शादी कर ली, मैरिज हो गई, मैरिज हो गई, एक्स की वाई से मैरिज हो गई। वाई जो थी वो, नहीं ये ऐसा कर लो, इसने, एक्स ने, हाँ चलो वाई से मैरिज कर ली। जो वाई थी वो बी कास्ट की मेंबर थी, वो बी कास्ट की मेंबर थी। तो जो समाज वाले, ए वाले समाज वाले थे, उनको बड़ा गुस्सा आया कि यार एक्स जो है वो हमारे समाज के बाहर शादी कैसे कर सकता है। नहीं साहब, ये जो है अब हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक्स को समाज से निकाल दो। एक्स को क्या कर दिया, एक्सपेल कर दिया। एक्सपेल कर दिया कहाँ से, फ्रॉम समाज ए से एक्सपेल कर दिया, समाज से निकाल दिया, कास्ट से निकाल दिया। अब एक्स जो है, सवाल ये आता है, क्या सूट फाइल कर सकता है, क्या सिविल सूट फाइल कर सकता है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। सिविल सूट फाइल कर सकता है एक्स कोर्ट के अंदर, ये आपको बताना है। अब देखिए, इसमें भी दो चीज़ें हैं, किसी कास्ट का मेंबर होना या मेंबर ना होना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कोर्ट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स इसका मेंबर रहे या एक्स बी कास्ट का मेंबर रहे, ये एक्स की चॉइस है, ठीक। तो ये किस टाइप का सूट हुआ, ये ऐसा सूट है जिसमें सिविल राइट्स तो होंगे कुछ, प्लस सोशल इश्यूज जो हैं। ये प्रॉब्लम क्या है, ये कास्ट से निकालना, कास्ट की लड़की से ही शादी करना, हमारे ही समाज की लड़की से शादी करना, ये एक सोशल इशू है, सोशल इशू है, ये सोशल इशू है इसके अंदर। और ये सोशल इशू यहाँ कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहा है। इस सोशल इशू की वजह से ही तो उसको कास्ट से बाहर निकाला गया। अगर ये सोशल इशू नहीं होता तो उसे कास्ट से बाहर नहीं निकाला जाता। तो यहाँ डोमिनेंस किसका, सोशल इशू का डोमिनेंस है, तो यहाँ पर कोर्ट में केस नहीं चलेगा। इट इज़ नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर। बट मान लीजिए अगर एक्स को जब कास्ट से निकाला, एक कास्ट से निकाला, तो एक्स को की बहुत बदनामी हुई, डिफेमेशन हुआ। ए के समाज वालों ने क्या किया, ए कास्ट के समाज वालों ने अखबार में एक प्रेस विज्ञप्ति निकाल दी। उन्होंने ये भी किया कि साहब जो है पूरे गांव घूम घूम के जो लाउड स्पीकर से बोल दिया कि साहब अब एक्स को इस समाज से निकाला जाता है, कोई भी ए समाज का व्यक्ति जो है एक्स से बात नहीं करेगा। तो एक्स बहुत ज़्यादा डिफेम हुआ, उसको बहुत तकलीफ़ हुई, उसकी जो रेपुटेशन थी समाज के अंदर, वो रेपुटेशन के ऊपर हिट हुआ। तो वहाँ पर एक्स जो है, अब यहाँ पर क्या हो गया, उसकी रेपुटेशन की बात आ गई, उसके डिफेमेशन की बात आ गई, उसके पर्सनल राइट्स की बात आ गई। तो यहाँ पर उसके सिविल राइट्स जो हैं वो डोमिनेंट हो गए। और सोशल इशू जो है उनका, मतलब ये एक्चुअली 60-40 का रेशो बन गया। 60% सिविल राइट्स डोमिनेंट हो गए, 40% सोशल इशू डोमिनेंट हो गया। तो यहाँ पर आप वो सूट फाइल कर सकता है।
बस यही है सूट ऑफ सिविल नेचर। आपको ये देखना है कि डोमिनेंस किसका है। डोमिनेंस अगर आपको पता चल गया डोमिनेंस किसका है तो आप ये पता कर पाएंगे। अब आप बोलोगे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मतलब देखने से कैसा पता चलेगा। अपन और एग्जांपल्स पे बात करेंगे ना, ये तो मैंने आपको समझाने का काम किया है कि किस तरीके से अपन कर सकते हैं। एक केस लॉ लिख लो दोस्तों फटाफट, जो इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये सूट ऑफ सिविल नेचर के ऊपर ही एक केस लॉ है और बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, फुल बेंच का जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। वो ये है मोस्ट रेवरेंड PMA मेट्रोपॉलिटियन एंड अदर्स वर्सेस मोरान मार मथोना 1995 सुप्रीम कोर्ट। 3 जजेस बेंच है ये, 3 जजेस बेंच, फुल बेंच। जजमेंट डिलीवर्ड बाय ऑनरेबल लॉर्डशिप ऑनरेबल जज RM साहे, जस्टिस RM साहे, ऑनरेबल लॉर्डशिप जस्टिस RM साहे। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है इसके ऊपर, सूट ऑफ सिविल नेचर के ऊपर। मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। तो सिविल नेचर प्रॉब्लम प्योरली सिविल सूट के साथ तो है ही नहीं। प्रॉब्लम जो है प्योरली सिविल सूट के साथ नहीं, प्रॉब्लम कहाँ है, सिविल नेचर के साथ प्रॉब्लम है। सिविल नेचर के साथ प्रॉब्लम है जहाँ पर सिविल राइट्स भी इन्वॉल्व हैं प्लस सोशल राइट्स भी इन्वॉल्व हैं। प्रॉब्लम ये इशू है, बट ये अगर मेन पार्ट है तो बिल्कुल एंटरटेन किया जा सकता है। आइए अपन किस पे आते हैं, एक्सप्लेनेशन 1 पर आते हैं। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी तो पढ़ लें, पूरा सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी आधा अधूरा कर सकते। एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोल रहा है, अ सूट इन विच राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। मतलब जहां पर राइट टू प्रॉपर्टी कंटेस्ट हुई है और ऑफिस के संबंध में कोई कंटेस्टेशन है तो वो सूट ऑफ सिविल नेचर है। नॉटविथस्टैंडिंग दैट सच राइट मे डिपेंड entirely on the decision of questions as to the religious rights or ceremonies. Explanation 1। तो देखिए सूट ऑफ सिविल नेचर जो है वो डिफाइन नहीं किया गया है। अगर आप सेक्शन 9 पढ़ें, द कोर्ट्स शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर, बट क्या ऑल द सूट ऑफ सिविल नेचर उन्होंने डिफाइन किया है? नहीं किया। आप एक्सप्लेनेशन 1 भी अगर देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन 1 इज रादर एन एग्जाम्पल of suit of civil nature, but the CPC is not defining that what is exactly the suit of civil nature. It has been left to our understanding that we understand on the basis of the various commentaries or various textbooks and the various judgment delivered by the Honorable Supreme Court and the High Court, that what is do we mean by the suit of civil nature. But the CPC has not yet defined that what do we mean by the suit of civil nature. The explanation 1 is an example of a suit of civil nature. And if you see the explanation 2 that we will discuss later on, the explanation 2 is rather the explanation of explanation 1. मतलब एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो एक्सप्लेनेशन 1 का ही फर्दर एक्सप्लेनेशन है। तो इट इज़ नॉट डिफाइनिंग द सूट ऑफ सिविल नेचर, मतलब इट इज़ लेफ्ट टू अवर अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग जो है दैट डज नॉट मीन कि वी कैन थिंक वॉट एवर वी वॉन्ट टू, मतलब द अंडरस्टैंडिंग इज लेफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द टेक्स्ट बुक्स और द कॉमेंट्रीज। सो ये जो है सूट ऑफ सिविल नेचर हमें इन्फर करना पड़ेगा। तो सूट ऑफ सिविल नेचर डिफाइंड नहीं है। एग्जाम्पल्स उन्होंने दिया है कि राइट टू होल्ड ऑफिस और राइट टू प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ अ सूट ऑफ सिविल नेचर, इररिस्पेक्टिव कि उनका डिटर्मिनेशन जो है, मतलब इफ़ द राइट ऑफ प्रॉपर्टी इज़ डिपेंडेंट ऑन सम रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी है बट वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है, द राइट टू प्रॉपर्टी इज डिपेंडेंट ऑन द रिलीजियस राइट्स या फिर सेरेमनीज के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट डज नॉट मेक इट द नॉन सिविल सूट। मतलब इट विल डिस्पाइट दिस फैक्ट कि द डिटर्मिनेशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इज डिपेंडेंट ऑन रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज,
स्टिल इट विल बी द सूट ऑफ द सिविल नेचर। और उसी तरीके से कि एक व्यक्ति किसी ऑफिस में रहेगा या नहीं रहेगा, इसका डिटर्मिनेशन अगर किसी रिलीजियस इशू के ऊपर बेस्ड है या फिर किसी सेरेमनी के ऊपर बेस्ड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अभी भी सूट ऑफ सिविल नेचर ही माना जाएगा। राइट टू होल्ड ऑफिस, राइट टू होल्ड ऑफिस। अब राइट टू होल्ड ऑफिस, ये एक्सप्लेनेशन 1 की अपन बात कर रहे हैं। राइट टू होल्ड ऑफिस अगर डिपेंडेंट है किसके ऊपर, रिलीजियस राइट्स या सेरेमनीज के ऊपर, डिस्पाइट दैट फैक्ट इट विल बी द सूट ऑफ सिविल नेचर बिकॉज सिविल लीगल राइट्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। तो इवन इफ द डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन सम रिलीजियस, और ये जो एग्जाम्पल्स हैं एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 आर द एग्जाम्पल ऑफ द सूट ऑफ सिविल नेचर, दीज आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ द प्योरली सिविल सूट। बिकॉज इफ, अब देखिए मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन 1 बहुत अच्छे तरीके से समझाने का और प्रयास करता हूँ। मान लीजिए राइट टू प्रॉपर्टी की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो किसी रिलीजियस राइट्स के ऊपर बेस्ड है। अब इंटेस्टेड सक्सेशन के अंदर क्या होता है, इंटेस्टेड सक्सेशन के अंदर भाई फादर रहता है, उसके बाद उसका सन रहता है, उसके बाद उसका सन रहता है F1, उसके बाद उसका सन रहता है, कुछ इस तरीके से ही रहता है। और मुस्लिम लॉ के अंदर भी इसी तरीके से रहता है। भाई अब अगर हिंदू सन या डॉटर है और उनके फादर की डेथ होती है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से प्रॉपर्टी मिलेगी, और अगर मुस्लिम सन या डॉटर की डेथ होती है तो उन्हें मुस्लिम लॉ के हिसाब से प्रॉपर्टी मिलेगी। तो जो उनके अच्छा बहुत बार रिलीजियस कस्टम्स भी होते हैं, रिलीजियस कस्टम, अब जैसे आप जानते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है दैट डज नॉट अप्लाई ऑन द पर्सनस बिलोंगिंग टू ST कैटेगरी, मतलब शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर नहीं लगता है, तो या ट्राइबल एरियाज़ के ऊपर नहीं लगता है। तो उस पर्टिकुलर केस में दे आर बीइंग गवर्नड बाय दी देयर ओन कस्टमरी प्रैक्टिसेस। तो भले ही राइट टू प्रॉपर्टी है और वो कस्टमरी प्रैक्टिसेस के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कस्टमरी प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट इन दैट पर्टिकुलर कास्ट, अगर ट्राइबल हैं तो वो उनके कास्ट में, उनके ट्राइब में जो प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट हैं उनके ऊपर बेस्ड है। तो क्या आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में सब ट्राइबल्स के ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं लगता तो वो कभी राइट टू प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में नहीं आ सकते? दे कैन वेरी वेल कम इन टू द कोर्ट, वो बिल्कुल सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। अगर उनके बीच में, उनके फैमिली के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, दे कैन वेरी वेल फाइल द सूट डिस्पाइट दैट फैक्ट द हिंदू सक्सेशन एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दैट ट्राइबल पर्सन, बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी तो उसकी है बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द रिलीजियस राइट्स। एंड एज पर एक्सप्लेनेशन 1 इवन इफ राइट टू प्रॉपर्टी जो है किसी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर या किसी कस्टमरी प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी सूट ऑफ सिविल नेचर माना जाएगा। बिकॉज डोमिनेंस किसका है? डोमिनेंस है लीगल राइट का, सिविल लीगल राइट का डोमिनेंस है। नो डाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ द सिविल लीगल राइट इज डिपेंडेंट ऑन द सोशल इशू और रिलीजियस इशू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी सिविल लीगल राइट होगा। मेरे हिसाब से मैंने अपना बेस्ट मतलब बताने का आपको प्रयास किया है, आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें इस पे डाउट है, इसको आप वापस एक्सप्लेन करिए। मैं आपके लिए सिर्फ डाउट एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा शॉर्ट बना के अपने चैनल पर डालूंगा, जिससे आपका वो डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। चलिए एक्सप्लेनेशन 2 पे आते हैं। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन it is immaterial whether or not any fees are attached to the office referred to in explanation 1 or whether or not such office is attached to a particular place। means remuneration है या नहीं है, मतलब remuneration means ऐसा ऑफिस, ऐसा, क्योंकि 2 चीज़ों की इन्होंने एक्सप्लेनेशन की बात करी है। देखिए अब आप समझ गए होंगे कि एक प्रकार का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये एग्जाम्पल है। अब ये एक राइट टू होल्ड ऑफिस की अगर बात कर रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन 2 बोल रहा है कि ऐसा ऑफिस भले ही उससे रिम्यूनरेशन, मतलब उसमें व्यक्ति को सैलरी मिलती हो या ना मिलती हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, या वो किस जगह पर है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर सिचुएटेड है या नहीं है, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, अभी भी वो सिविल लीगल राइट में ही आएगा। तो एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो फर्दर एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनेशन 1 का, कि इफ़ द सूट प्रिटेन्स टू द राइट टू होल्ड एन ऑफिस देन it will be the suit of civil nature
even if the office does not involve any remuneration, means no salary has been attached to that office. Despite that fact, civil legal rights are involved, or it may be possible that the place is not a static place, पर्टिकुलर प्लेस से वो बिलोंग नहीं करता, स्टेटिक प्लेस है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी सिविल लीगल राइट भी माना जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2। अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, सेक्शन 9 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और है। 1 मिनट का मैं बस 1 सेकंड दीजिए, पानी पी लूँ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे एडिटिंग नहीं आती, मेरी टीम भी नहीं है, मैं भी नया हूँ, तो थोड़ा बहुत अगर टेक्निकलिटी में, अच्छा मैं टेक्निकलिटी में बहुत ज़्यादा पढ़ भी नहीं रहा हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ एक है, मुझे कोई बहुत एडिटिंग, बहुत ग्लैमरस वीडियोस नहीं बनाने, मुझे लॉ समझाना है। मेरा सिर्फ एक मोटिव है, लॉ समझाना। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बात को, तो समझिए कि बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम लोग समझ रहे हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो ज़रूर ठोक बजा के सब्सक्राइब करिए। 1 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूँ, चैनल पे बने रहिए, फिर हम चालू करते हैं, पर्दा नशीन लेडी के बारे में बात करते हैं। चलिए, पर्दा नशीन लेडी, अब बोलोगे सर पर्दा नशीन लेडी का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे चालू करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पर्दा नशीन लेडी है, स्पेलिंग क्या है पर्दा नशीन की, PAR नहीं, पराडा हो जाएगा वो तो, पर्दा नशीन लेडी। अब मान लीजिए साहब पर्दा नशीन लेडी है कोई, पर्दा नशीन लेडी मीन्स आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम्स के अंदर लेडीज़ के लिए ये चीज़ बात की गई है कि आप पर्दा रखें, टू ऑब्जर्व पर्दा, ठीक। अब पर्दा नशीन लेडी की अगर बात करें तो पर्दा रखना जो है, क्या ये सूट ऑफ सिविल नेचर के अंदर आएगा, या आप ये बोलेंगे कि साहब पर्दा रखना या ना रखना तो ये सोशल इशू है, ये एक व्यक्ति जो कि इस्लाम को फॉलो करता है, ये उनके राइट्स से डिटरमाइन होगा, तो सब यहाँ तो कोर्ट की कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर उस लेडी की, उस पर्दा नशीन लेडी की राइट टू प्राइवेसी इन्वॉल्व है भाई। इट विल बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर, क्योंकि सिविल लीगल राइट यहाँ इन्वॉल्व है। इवन इफ वो सिविल लीगल राइट का डिटर्मिनेशन उसके सोशल और रिलीजियस इशू से क्यों ना हो, बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि राइट टू ऑब्जर्व पर्दा जो है वो उसके प्राइवेट और प्राइवेसी से जो है वो रिलेटेड है। अब क्योंकि उसके प्राइवेसी से रिलेटेड है तो सिविल लीगल राइट यहाँ पर आ गया। अब भले ही उसका डिटर्मिनेशन सोशल और रिलीजियस इशू में क्यों ना हो, वो अभी भी सूट ऑफ सिविल नेचर माना जाएगा। तो अ पर्दा नशीन लेडी बिलोंगिंग टू इस्लाम और कोई और भी रिलीजन से बिलोंग कर सकते हैं, हैज़ अ राइट टू ऑब्जर्व पर्दा एंड इट इज असेंशियली द मैटर ऑफ द हर सिविल लीगल राइट। और कॉन्स्टिट्यूशनली भी अगर देखें, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात आती है, ये उनकी पर्सनल लिबर्टी है। मतलब ऐसी फीमेल जो कि इस्लाम को फॉलो करते हैं, ये उनकी पर्सनल लिबर्टी का मैटर है। तो असेंशियली यहाँ पर सिविल राइट रहेगा, भले ही उस सिविल राइट का डिटर्मिनेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सोशल और रिलीजियस इशू। यहाँ तो सोशल इशू भी मैं नहीं बोलूँगा, यहाँ तो प्योरली रिलीजियस इशू के ऊपर ये बेस्ड है। भाई रिलीजन जो है ये क्लेम करता है कि सब ऐसी लेडी जो इस्लाम को फॉलो करते हैं टू ऑब्जर्व पर्दा, या कुछ और भी कम्युनिटीज़ रहते हैं, शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, शायद बोहरा समाज भी रहता है, बट वो भी शायद मुस्लिम्स में ही आ जाएंगे, शियाज़ में आ जाएंगे। तो उनको भी जो है ये बोला गया है कि आप पर्दा नशीन लेडी, मतलब पर्दा रखें आप। तो अब अगर कोई पर्दा रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो उनके सिविल लीगल राइट है, पर्सनल लिबर्टी का मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर है। तो यहाँ पर ये एक सिविल लीगल राइट का मैटर बनेगा और इसलिए ये सूट ऑफ सिविल नेचर है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं, ये मैं आपको एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ। पहला एग्जांपल हमने ये देखा, दूसरा एग्जांपल अगर आए कि सब रिलीजियस प्रोसेशन, किसी कम्युनिटी को रिलीजियस प्रोसेशन निकालनी है, मतलब जो धार्मिक यात्रा निकलती है, उसमें क्या ये एक सिविल लीगल राइट के अंदर आएगा या नहीं आएगा।
बिल्कुल आएगा। आर्टिकल 25 याद रखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बिल्कुल सिविल लीगल राइट का आएगा भाई। उसी तरीके से राइट टू वर्शिप इन टेम्पल हुआ, ये भी सिविल लीगल राइट के अंदर आ जाएगा। अच्छा, राइट टू एडल्ट फ्रेंचाइजी की अगर बात करें तो ये क्या सिविल लीगल मतलब सूट ऑफ सिविल नेचर है या प्योरली सिविल सूट है? ये प्योरली सिविल सूट है, मतलब ये एक प्योरली सिविल राइट इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि आर्टिकल 326 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को बोलता है। ये आपका एक मौलिक अधिकार है कि आप यहाँ पर अपना वोट को एक्सरसाइज करें। तो वोटिंग वाला जो चीज़ है वो प्योरली सिविल सूट का मैटर आ जाएगा अगर उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो। और मैंने आपको एग्जांपल तो बता ही दिया था एक्सपल्शन फ्रॉम कास्ट का, एक्सपल्शन फ्रॉम कास्ट का जो वो एग्जांपल है वो बेस्ट एग्जांपल है कि कब किसी केस के अंदर सिविल लीगल राइट इन्वॉल्व हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मतलब अगर उसका एक्स का कोई डिफेमेशन नहीं हुआ होता, अगर एक्स के साथ कोई भी मतलब पर्सनल इंजरी उसको नहीं हुई होती तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं थी उसमें। फिफ्थ एग्जाम्पल अ सूट फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड, चंदा की बात आ रही है कि सब चंदा देने के लिए ये बात आ रही है कि सब चंदा जो है वो लिया जाए। तो चंदा के लिए किसी से कोई कंट्रीब्यूशन लेने के लिए आप किसी को बाइंड नहीं कर सकते, तो इट इज़ नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर। हाँ, अब ऐसा ना हुआ हो कि आपने पहले कभी प्रॉमिस किया हो और प्रॉमिस के बाद स्टॉपल आ गया हो, और स्टॉपर आने के बाद जो है उसने अपने मतलब प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल आ गया हो, तो उस केस में फिर आप बाइंड हो जाएंगे। अनटिल अनलेस अगर आपके मतलब आपने के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो इट विल नॉट बी द सूट ऑफ द सिविल नेचर। तो एक्सपल्शन फ्रॉम द कास्ट मेंबर हमने देख लिया, तो इट इज़ नॉट द वॉल्यूशन ऑफ सिविल लीगल राइट। बट अगर वहीं पर रेपुटेशन पर कोई डिफेमेशन आता है या कोई पर्सनल इंजरी होती है, हो सकता है उसे कास्ट से निकालने के बाद मतलब वो कुछ ऐसा कदम उठा ले जिसकी वजह से उसके सिविल लीगल राइट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाएं, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर उसका माना जाएगा कि सिविल लीगल राइट है। राइट टू रिलीजियस ऑनर ऑफ अ पर्सन नॉट कनेक्टेड टू दी ऑफिस। अब मान लीजिए कोई धर्म गुरु हैं, सेल्फ क्लेम्ड गॉडमैन है। अब वो सेल्फ क्लेम्ड गॉडमैन जो हैं वो एक लेकर आते हैं कि साहब मुझे जो है वो माना जाए, क्या बोलते हैं मतलब गॉडमैन के तौर पर माना जाए, सब लोग मेरी पूजा अर्चना करें, मतलब जो धार्मिक गुरु होते हैं। इसके लिए आप किसी को बाइंड नहीं कर सकते। मतलब इस चीज़ के लिए अगर केस लॉ आता है या केस आता है तो वहाँ पर आप इट इज़ नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर। राइट टू कंटिन्यू इन ऑनररी ऑफिस, किसी ऑनररी ऑफिस के अंदर अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो इट इज़ नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर। बट यहाँ पर भी देखिए, जब भी आप अगर ये बोलते हैं कि इट इज़ नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, पूरे फैक्ट्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ ज़रा से फैक्ट्स चेंज हो जाएं तो वो सूट ऑफ सिविल नेचर हो सकता है, और अगर वैसे के वैसे रहें तो सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं हो सकता। अब रॉन्गफुल एक्सपल्शन फ्रॉम द क्लब, मान लीजिए किसी क्लब से किसी को निकाल दिया, तो अब मान लीजिए किसी क्लब से किसी को निकाल दिया, उससे कोई फीस अटैच्ड नहीं थी, उससे किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इट विल नॉट बी द सूट ऑफ सिविल नेचर। बट वहीं पर वो फीस पे करता था कोई व्यक्ति, और फीस पे करने के बाद क्लब उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करता था, और बिना किसी कारण के अगर उसको एक्सपल कर दिया, एक्सपल्शन हो गया उसका क्लब से, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? उस पर्टिकुलर केस में सब मतलब उसका तो नुकसान हो जाएगा, तो वहाँ पर सिविल लीगल राइट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, ज़रा से फैक्ट्स ऊपर नीचे चेंज हो रहे हैं तो वहाँ पर सिविल लीगल राइट्स इन्वॉल्व हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कोई यूनिवर्सल सेट फार्मूला नहीं है कि साहब ऐसा पर्टिकुलर केस का अगर सूट आएगा तो वहाँ पर सिविल लीगल राइट इन्वॉल्व नहीं होंगे। आपको देखना पड़ेगा कि कहीं पर्सन के पर्सनल राइट्स को टच तो नहीं हो गया। अगर उनके राइट्स को टच हो गया तो वो बिल्कुल सिविल सूट का हिस्सा माना जाएगा। अब जैसे कुछ अपन एग्जांपल ले सकते हैं, सूट फॉर ऑब्टेनिंग एरियर्स ऑफ रेंट हुआ, राइट टू डिसेंट बरियल हुआ, क्रिमेशन हुआ, राइट टू डावर हुआ, राइट टू डिवोर्स हुआ, कॉन्जुगल राइट्स का राइट हुआ, आरसीआर का राइट हुआ, राइट टू होल्ड हेरिडिटरी ऑफिस, राइट टू हैव शेयर इन दी ऑफरिंग। ये सब जो हैं सिविल लीगल राइट का हिस्सा माने जाएंगे। अब ये सब हमने एग्जाम्पल्स की डील किया। मैं इसमें आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार
टकवानी ज़रूर पढ़िएगा कुछ और एग्जाम्पल्स के लिए, कि इससे आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप थोड़ा टकवानी पढ़ लेंगे, उनके एक दो पैराग्राफ, मतलब अगर आपको पर्सनल नोट्स बना रहे हैं तो आप उसको पढ़िए, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अभी हमारा सेक्शन 9 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। सेक्शन 9 में हमें एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार अभी पढ़ना है। बस यही पार्ट हमारा बचा हुआ है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार का। उसके बाद जो है हम लोग जुरिस्डिक्शन को जानना चालू कर देंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय जुरिस्डिक्शन। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार को मैंने जानबूझ के इस क्लास में कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसी से हम लोग टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, पेकुनरली जुरिस्डिक्शन और सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन से मूव करके आगे सेक्शन 24 जो है ट्रांसफ़र ऑफ केसेस के ऊपर हम लोग बात करना चालू कर देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सीपीसी की क्लास में। और अगर अभी तक नहीं देखी पूरी क्लासेस, ज़रूर देखिए। चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आई बटन पे मैं उसको ज्वाइन कर दूंगा। सो टिल देन, गुड बाय फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।